हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस लेक्चर। आज के क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं सबसे पहले तो, और फिर जो है वो हम आगे थ्योरी डिस्कशन करेंगे। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, उसका डिस्कशन किया था हम लोगों ने। उसके कुछ थ्योरीज डिस्कस किए थे, तो उसके पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं और फिर आगे की थ्योरी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो मैंने लिया है, उसमें पहला प्रॉब्लम यह है कि इन ए ट्राइंगल ए बी सी डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन बी सी एंड ए सी। तो सबसे पहले तो ट्राइंगल बना लेते हैं, ए बी सी ट्राइंगल। तो क्वेश्चन इज, एक ट्राइंगल है, ए बी सी ट्राइंगल है, ठीक है। तो दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट एंड दिस इज पॉइंट सी। D and E are the points on BC and AC. D and E are the points on BC and AC respectively, such that BD is equal to 2 times BC. Okay. So suppose it is D. So BD is equal to 2 times BC, and that simply means that D divides BC in the ratio of 2:1. BD upon DC is 2:1. Okay, that is given. And AE is equal to 3 times EC, where E is a point on AC line. So AE equal to 3 times EC, that is point E, and AE upon EC is 3:1. Okay, it is also given to us. Let P be the point of intersection of AD and B. AD and B having the point of intersection, that is the point P. Find BP upon P using vector method. That is the question. Okay. So how will you start this problem? So इस तरीके के प्रॉब्लम में सबसे पहले तो किसी एक जो वर्टेक्स है उसको हम जीरो वेक्टर एज्यूम कर लेते हैं। जैसे मैं सी पॉइंट को जीरो वेक्टर एज्यूम कर रहा हूँ, दैट मीन्स ओरिजिन की तरह ट्रीट करूंगा, और बाकी जो दो पॉइंट हैं उनके पोजीशन वेक्टर को ए वेक्टर और बी वेक्टर लेट कर लेता हूँ। ठीक है, समझ रहे हैं बात? तो दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करना है, किसी एक पॉइंट को जीरो, दूसरे बाकी जो है बचे हुए दो पॉइंट, उनको इसके रिस्पेक्ट में ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर और बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर लेट कर लेना है। तो इससे होगा क्या, ये जो डी पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो ये जो है आपका डी पॉइंट, वो बीसी लाइन को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो साफ साफ ये समझ में आ जाता है कि डी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो कितना होगा, दैट इज नथिंग बट 2 टाइम्स जीरो वेक्टर प्लस 1 टाइम्स बी वेक्टर डिवाइडेड बाय 1 + 2, दैट इज बी वेक्टर बाय 3 हो जाएगा, है ना। डी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा बी वेक्टर बाय 3। कैसे निकाल रहे हैं, डायरेक्टली जो है वो सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हैं, 2 टाइम्स 0 प्लस 1 टाइम्स बी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 + 1। तो उससे क्या आएगा, बी वेक्टर बाय 3 आएगा। उसी तरीके से ई पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम निकाल सकते हैं, वो कितना आएगा, 3 टाइम्स 0 वेक्टर प्लस 1 टाइम्स ए वेक्टर डिवाइडेड बाय 3 + 1, दैट इज ए वेक्टर बाय 4 आएगा। ठीक है ना, ये ई पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो इतना तक तो हमें इजीली समझ में आ जाता है ये प्रॉब्लम। बट आगे हमें क्या करना है, ये पी पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो ये पी पॉइंट फाइंड आउट कब होगा, यदि हम ए डी लाइन का इक्वेशन लिख लें और सिमिलरली बी लाइन का इक्वेशन लिख लें और उन दोनों को सॉल्व करें, तो हम इसका इक्वेशन जो है को यूज करते हुए पी पॉइंट इजीली निकाल सकते हैं। तो आगे क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन एडी लिखना है, ठीक है ना। एडी इज कैसे लिखते हैं वेक्टर में, वो इक्वेशन इस तरीके से लिखा जाता है, आर वेक्टर इक्वल टू एडी जो है उस पे एक पॉइंट हमें ए वेक्टर गिवन है, सो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर बाय 3 माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर बाय 3 माइनस ए वेक्टर, दैट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन एडी। क्लियर? सिमिलरली वी कैन आल्सो राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन बीई। Equation of line B is R vector equal to B vector plus mu times A vector by 4 minus B vector.
ए वेक्टर बाय 4 माइनस बी वेक्टर, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। ऑब्वियसली P पॉइंट जो होगा, दैट मीन्स यहां से ये दोनों क्या है, इन्हीं लाइन के इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम ये P पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? डेफिनेटली एक बात तो हमें क्लियर हो जाती है कि यदि हम इन दोनों को इक्वेट कर दें, इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर दें, जैसे हम सिंपल जो 2D ज्योमेट्री होता है उसमें किस तरीके से लाइन के इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, जो भी वेरिएबल होता है उसको हम जो है वो y का सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं हम लोग दूसरे इक्वेशन में, और वो सॉल्व हो जाता है। उसी तरीके से r वेक्टर यहाँ पे ये दिया हुआ है, यहाँ पे r वेक्टर इतना दे रखा है, तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑन बोथ ऑफ द लाइंस, ठीक है। बट P पॉइंट तो दोनों ही लाइन पे लाई कर रहा है, इसलिए इस P पॉइंट के लिए दोनों के लाइन के जो पोजीशन वेक्टर है वो इक्वेट करके हम निकाल सकते हैं P पॉइंट का कोऑर्डिनेट। सो इक्वेटिंग द इक्वेशन 1 and 2, you can write from equation 1 and 2, we can write a vector plus lambda times b by 3, b vector by 3 minus a vector is equal to b vector plus mu times a vector by 4 minus b vector, क्लियर? ऐसा लिख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे जितने भी वेरिएबल है, जैसे ए वेक्टर वाला जो टर्म है जितना भी है उसको एक साथ लिख लेते हैं, और बी वेक्टर वाला जो टर्म है उसको एक साथ लिख लेते हैं। तो वहां से कुछ इक्वेशन बनाते हुए हम लैम्डा और म्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस लैम्डा और म्यू की वैल्यू के लिए जो है वो ये दोनों पोजीशन वेक्टर सेम हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर बाय 3 माइनस लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ए वेक्टर बाय 4 माइनस म्यू टाइम्स बी वेक्टर, क्लियर? इसको आगे थोड़ा प्रोसीड करते हैं इधर की तरफ। तो दिस सिंपली इंप्लाई दैट यहां से देखिए ए वेक्टर माइनस लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर प्लस वाला इधर वाला जो है उसको इधर की तरफ लेकर के आते हैं, तो वो हो जाएगा माइनस म्यू टाइम्स ए वेक्टर बाय 4। तो 1 माइनस लैम्डा माइनस म्यू बाय 4 टाइम्स ए वेक्टर प्लस लैम्डा बाय 3 माइनस 1 प्लस म्यू टाइम्स बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स हमने क्या किया, सबको एक तरफ ले आया, ए वेक्टर के जो कोफिशिएंट मतलब जो मल्टीप्लाई है ए वेक्टर के साथ नंबर वो यहाँ और बी वेक्टर के साथ यहाँ लिख दिया, दैट इज मस्ट बी 0। तो यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन आने वाला है, एक तो हमारे पास आने वाला है आपका 1 माइनस लैम्डा माइनस म्यू बाय 4 इक्वल टू 0, 1 माइनस लैम्डा माइनस म्यू बाय 4 इक्वल टू 0, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और साथ ही साथ दूसरा ये वाला भी आएगा, इसको भी 0 के बराबर करेंगे। यहाँ से हमारे पास आएगा 4 माइनस 4 लैम्डा माइनस म्यू इक्वल टू 0 एंड दैट इज 4 लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 4। इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख लेते हैं। साथ ही साथ यहाँ से भी आएगा हमारे पास, जो कि मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, लैम्डा प्लस 3 म्यू, लैम्डा प्लस 3 म्यू इक्वल टू 3, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लैम्डा एंड म्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जैसे कि ये इक्वेशन में आपका यदि हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर वाले इक्वेशन का, या नहीं तो नीचे वाले इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो पहला इक्वेशन तो 4 लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 4 है, और दूसरा हो जाएगा 4 लैम्डा प्लस 4 इंटू 3 12 म्यू इक्वल टू 12। तो यहाँ से ये कैंसल आउट हो जाएगा, म्यू माइनस 12 म्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ 11 म्यू इज इक्वल टू 4 माइनस 12 दैट इज माइनस ऑफ 8, सो दैट इज म्यू इक्वल टू 8 बाई 11। ओके, म्यू कितना होना चाहिए, 8 बाई 11 होना चाहिए, ये हमें यहाँ से पता चला। एंड सिमिलरली आप चाहें तो किसी एक का वैल्यू निकाल लें और उसको यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है ना। उसी तरीके से लैम्डा भी निकाल सकते हैं, कोई एक निकल जाए तो भी अपना काम हो जाएगा। जैसे मैंने म्यू निकाल लिया
म्यू की जगह पे यदि हम 8/11 पुट कर देते हैं तो जो पोजीशन वेक्टर निकलेगा वो किस पॉइंट का निकलेगा, पी पॉइंट का। तो द नेक्स्ट वर्क इज, अब हम पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को आर वेक्टर समझ रहे हैं, ठीक है ना। और वो कितना होगा, बी वेक्टर प्लस 8/11 टाइम्स a/4 माइनस बी वेक्टर, दैट इज 11 बी वेक्टर प्लस 8 times a vector by 4, that is 2a vector minus 8b vector divided by 11. Clear? And if you solve it, it will give us 11b minus 8b, that is 3b vector plus 2a vector. तो a vector वाला पहले लिखते हैं, 2a vector plus 3b vector divided by 11. ये हमारा क्या हो गया, ये पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकल गया है किसके टर्म में, ए वेक्टर और बी वेक्टर के टर्म में। इतना तक हमने इसको सॉल्व कर लिया है। आगे क्या करना है, आगे देखते हैं क्या करते हैं हम। क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि बीपी इज टू पी कितना होगा, बीपी डिवाइड बाई पीई कितना होगा, मतलब ये रेशियो निकालना है कि पी पॉइंट बीई लाइन को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हम लेट कर लेते हैं कि ये जो रेशियो है ना वो k:1 का रेशियो है ना, BP is to P, let it as K is to 1. So from here, क्योंकि B पॉइंट भी पता है हमें और E पॉइंट का पोजीशन A वेक्टर बाय 4 है, तो P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर B और A के टर्म में हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, जिससे कि हम रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो है वो कितना होना चाहिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P, दैट मस्ट बी इक्वल टू K के टर्म में निकाल लेते हैं। सो K टाइम्स A वेक्टर बाय 4, K टाइम्स A वेक्टर बाय 4 प्लस 1 टाइम्स बी वेक्टर, दैट इज बी वेक्टर डिवाइडेड बाय k प्लस 1, ये होना चाहिए इसका पोजीशन वेक्टर, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर k के टर्म्स में। तो और हमने निकाला हुआ है कि P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है कितना, 2a प्लस 3b/11। तो यहां से हम अब k भी निकाल लेंगे। आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, सिंस दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P इन द टर्म्स ऑफ k, एंड वैसे यदि हमने निकाला है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P कितना निकला है, 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर बाय 11। तो फ्रॉम above we can easily say that k a vector by 4 plus b vector upon k plus 1 must be equal to 2a vector plus 3b vector, 2a vector plus 3b vector divided by 11. 3 times 2a vector 2/3a वेक्टर प्लस b वेक्टर बाय 11, ओके, ऐसा लिखा जा सकता है। और इससे कितना हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा ये 2/3a वेक्टर प्लस b वेक्टर डिवाइड बाय 11/3। क्लियर, ऐसा लिखा जा सकता है। अब इसके जैसा बना लिया, इसका मतलब समझ रहे हैं बात, इसके जैसा। इसको अब मैं डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी k का वैल्यू निकाल सकता था, लेकिन इससे थोड़ा जल्दी निकल जाएगा। इससे होगा कि 2/3 k/4 के बराबर है। k वेक्टर का कोफिशिएंट इसमें कितना है, यानी तो k प्लस 1 को मैं लिख सकता हूँ 11/3 के बराबर है। समझ रहे हैं बात, तो कहीं से भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि b वेक्टर जैसा इधर है वैसा ही इस साइड में भी है। तो कंपेयर करेंगे यदि दोनों तरफ, तो हमारे पास आएगा k/4 मस्ट बी इक्वल टू 2/3। क्लियर, तो ये हो जाएगा हमारे पास k कितना हो गया, 8/3। क्लियर, 8/3 आएगा। तो इसका मतलब ये रेशियो कितना होना चाहिए, 8/3:1, दैट इज 8:3 का होना चाहिए। सो दैट सिंपली इंप्लाइज दैट bp अपॉन p इज इक्वल टू k:1 एंड दैट इज 8:3, and that is the answer. So that is the way by which we can solve such type of problem easily, जिसमें हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं पहले तो, और फिर हम लाइन का जो इक्वेशन होता है वेक्टर इक्वेशन उसको यूज करके सॉल्व कर लेते हैं। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रूव दैट द पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स a वेक्टर i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, b वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप एंड c वेक्टर इक्वल टू माइनस 7j कैप प्लस 10k कैप आर कोलिनियर। ओके, ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनके पोजीशन वेक्टर गिवन है, वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं।
जिनमें से पहला तरीका तो ये है कि यदि मैं ये प्रूव कर देता हूँ कि एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर यदि जीरो होगा तो x प्लस वाई प्लस जेड जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर, समझ रहे बात। एक तो तरीका ये है, और दूसरा ये तरीका होगा कि ए बी वेक्टर को मैं लैम्डा टाइम्स बी सी वेक्टर यदि लिख सकता हूँ तो भी मैं कह दूंगा, जहाँ पे लैम्डा एक रियल नंबर होना चाहिए, तो भी ये क्लियर हो जाता है कि ये जो दोनों वेक्टर हैं, ये जो 3 पॉइंट हैं वो कोलिनियर है। तो सबसे पहला तो ये तरीका यूज करते हैं, एंड दैट सॉल्यूशन ऐसे करेंगे हम लोग। लेट x टाइम्स a वेक्टर प्लस y टाइम्स b वेक्टर प्लस z टाइम्स c वेक्टर इक्वल टू 0, एंड फ्रॉम हियर वी कैन राइट x टाइम्स a वेक्टर कितना है, I माइनस 2j प्लस 3k प्लस y टाइम्स b इज 2y प्लस 3j माइनस 4k प्लस z टाइम्स c वेक्टर इज माइनस 7j प्लस 10k is equal to 0. And from here we can easily see here I cap, here it is also I cap, इसमें तो I cap है नहीं, तो x plus 2y I cap, j cap यदि देखें तो क्या है हमारे पास, j cap यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो माइनस 2x j cap के साथ जो होगा वो क्या होगा, माइनस 2x प्लस 3y माइनस 7z जे कैप प्लस के कैप के साथ क्या होगा, 3x प्लस माइनस 4y प्लस 10z के कैप इक्वल टू 0। ओके, दैट मस्ट बी 0। और यहां से हमें समझ में आता है कि इसका मतलब x प्लस 2y इज 0, minus 2x plus 3y minus 7z equal to 0, and 3x minus 4y plus 10z is also 0. So x क्या है, माइनस ऑफ 2y के बराबर है, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x is nothing but माइनस ऑफ 2y, एंड इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा दैट इज 2 टाइम्स माइनस ऑफ 2y माइनस 2 इंटू माइनस 2y प्लस 3y माइनस 7 ऑफ z equal to 0, and that is 4y plus 3y, that is 7y minus 7z equal to 0, and that is nothing but y equal to z. This implies y is equal to z, or y minus z equal to 0. X is minus 2y and y equal to z. So इस इक्वेशन से भी हम कुछ इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं, बट इसका मतलब है कि x प्लस वाई प्लस जेड यदि हम निकालें, x प्लस वाई प्लस जेड यदि हम फाइंड आउट करें, तो x की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ 2y है, y को y ही रहने देते हैं, और z भी कितना है, y के बराबर है, तो दैट मींस इन द प्लेस ऑफ z वी कैन पुट y, एंड फ्रॉम हियर वी गेट माइनस 2y प्लस 2y एंड दैट इज 0। ओके, तो ये तरीका हो सकता है जिससे कि हम अब कंफर्म हो जाते हैं कि x ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर 0 है, तो x प्लस वाई प्लस जेड 0 आ रहा है। इसका मतलब ये तीनों वेक्टर क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं जिनके पोजीशन वेक्टर गिवन है। ओके, तो ये एक तरीका होगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम इसी क्वेश्चन को ऐसे भी करें, लेट कर लें कि ये पॉइंट ए पॉइंट है, that is a point having the position vector a vector, b point having the position vector b vector, c point having the position vector c vector, और वो तीनों वेक्टर तो यहाँ क्वेश्चन में गिवन ही है। तो a b वेक्टर निकाल लेते हैं, that is nothing but b minus a वेक्टर, b वेक्टर माइनस a वेक्टर, b वेक्टर दिया हुआ है 2i plus 3j minus 4k, and this is I minus 2j plus 3k, इसमें से इसको माइनस करना है, तो 2i minus I cap, 3j minus minus 2j, that is plus 5j cap, minus 4k minus 3k, that is minus of 7k cap. BC vector that can be written as c minus b, and c minus b is minus 7j। सबसे पहले तो यहाँ पे I cap है नहीं, तो 0 minus
2i, तो यहाँ पर माइनस 2i क्या पाएगा, माइनस 7j माइनस 3j, दैट इज माइनस 10j कैप एंड 10k कैप माइनस माइनस 4k कैप, दैट इज प्लस 14k कैप। तो ये हमारा बीसी वेक्टर है। अब ये दोनों जो वेक्टर हैं इसमें से यदि हम देखें तो यहाँ से यदि मैं माइनस 2 कॉमन लेता हूँ तो ये आई कैप प्लस 5j कैप माइनस 7k कैप है। ओके, BC vector is minus of 2 times this is AB vector. Okay, and so we can easily say it that ये दोनों जो वेक्टर हैं वो आपस में पैरेलल वेक्टर हैं। AB vector and BC vector are parallel vectors. Okay, और यदि ये दोनों वेक्टर AB and BC वेक्टर पैरेलल हैं, it simply implies that A, B, C are कोलिनियर, बिकॉज बी दोनों में कॉमन है, एबी में भी और बीसी में भी बी पॉइंट कॉमन है, सो दिस इज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो आई थिंक ये ज़्यादा आसानी से यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, बट दोनों ही तरीके हमें पता होने चाहिए। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रूव दैट द मीडियन टू द बेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल इज परपेंडिकुलर टू द बेस। ये वैसे भी जो है वो ज्योमेट्रिकली प्रूव्ड स्टेटमेंट है, ठीक है ना, बट इसको बाय यूजिंग द वेक्टर मेथड वी हैव टू प्रूफ इट। ओके, तो हम क्या करते हैं, ट्राइंगल लेते हैं, आइसोसेल्स ट्राइंगल, ठीक है। सपोज दिस इज ABC एंड दैट इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। इसमें से किसी एक वर्टिसेस को जीरो एज्यूम कर लेना है, दैट इज जीरो वेक्टर एज्यूम कर लेना है, ओरिजिन समझ लीजिए, और बाकी जो दो हैं उनको पोजीशन वेक्टर उनका सिलेक्ट कर लेना है। मान लेते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए एंड बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, और ये जो AC है और ये BC है वो बराबर है, ऐसा लेट कर लेते हैं। तो लेट सॉल्यूशन विद दिस इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, सो AC इक्वल टू BC लेट कर लेते हैं, एंड दैट सिंपली इंप्लाइज दैट ए वेक्टर का जो मॉडुलस होगा, है ना, लाइक AC वेक्टर इज नथिंग बट 0 माइनस ए वेक्टर, या आप CA वेक्टर कह लीजिए, तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर जो है वो मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर के बराबर है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। CA इक्वल टू BC है, CB है। अब बात करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर हम पुट करेंगे, परपेंडिकुलर नहीं, यहाँ से एक मीडियन पुट करेंगे, ठीक है। सपोज दिस पॉइंट इज M, तो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, यदि इन दोनों का पोजीशन वेक्टर पता हो तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना निकालेंगे, a प्लस बी बाई 2 होगा, a वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइड बाई 2 होगा। तो ये तो हमारा, मान लीजिए कि यदि हम m c वेक्टर निकालें तो वो, या cm वेक्टर कह लेते हैं इसको, ठीक है, cm वेक्टर, और a b वेक्टर इसको कह लेते हैं, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो cm वेक्टर है और ये a b वेक्टर है, ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये प्रूफ हो जाएगा कि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं बात। सो वी स्टार्ट विद दैट, CM वेक्टर कितना होगा, CM वेक्टर इज इक्वल टू, ऑब्वियसली C तो जीरो वेक्टर है और ये है a प्लस बी बाई 2, सो a प्लस बी वेक्टर बाई 2 माइनस 0, सो दिस इज नथिंग बट a प्लस बी वेक्टर बाई 2, और ये a b वेक्टर कितना है, ये है हमारा b माइनस a, ओके। तो नाउ वी स्टार्ट विद CM डॉट AB। यदि हम ये प्रूफ कर देते हैं कि CM वेक्टर डॉट AB वेक्टर 0 है, इसका मतलब हम प्रूफ कर देंगे कि CM वेक्टर AB वेक्टर से परपेंडिकुलर होगा। तो CM वेक्टर डॉट AB वेक्टर निकालते हैं, कितना है, तो दैट इज नथिंग बट a प्लस बी बाई 2 डॉट b माइनस a वेक्टर, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू, जिसको हम लिख सकते हैं 1/2 टाइम्स a डॉट b माइनस a डॉट a प्लस b डॉट b माइनस a डॉट b, या b डॉट a। b डॉट a इज इक्वल टू a डॉट b, तो पहले तो मैं इसको b डॉट a लिखूंगा, b डॉट a लिखूंगा, ठीक है ना, सही बात है। बट सिंस वी नो दिस फैक्ट दैट a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर डॉट a वेक्टर, a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, दैट इज द प्रॉपर्टी व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 1/2 टाइम्स a डॉट a वेक्टर प्लस b डॉट b वेक्टर, सो इट इज मॉडुलस ऑफ b वेक्टर स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ b वेक्टर स्क्वायर माइनस a डॉट a इज मॉडुलस ऑफ a वेक्टर स्क्वायर, एंड सिंस वी नो दिस
that in isosceles triangle modulus of a vector is equal to modulus of b vector. So in the place of modulus of b vector we can put modulus of a vector, so it must be 0. Okay, since modulus of a vector is equal to modulus of b vector, ये हमें पता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 के बराबर आएगा। और जैसे ही cm डॉट ab 0 है, इसका मतलब हो जाता है कि cm vector is perpendicular to ab vector. So it is proved that median, इसी को हम मीडियन कहते हैं, median is perpendicular to the base. The next problem is find a vector c vector in the plane of a vector, that is 2i cap plus j minus k, and b vector, that is minus i plus j plus k, such that c vector is perpendicular to b vector and c vector dot minus 2i plus 3j minus k is equal to minus 1. Okay, c vector फाइंड आउट करना है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन इतनी दी हुई है हमें कि ये c वेक्टर जो है वो किसके प्लेन में है, a वेक्टर और b वेक्टर जिस प्लेन में है उसी प्लेन में c वेक्टर है। और c वेक्टर के और भी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि c वेक्टर b वेक्टर का परपेंडिकुलर है एंड c डॉट दिस वेक्टर माइनस 2i प्लस 3j माइनस k क्या इक्वल टू माइनस ऑफ 1। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या तरीका हम यूज करते हैं, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेक्टर है, यदि c वेक्टर a वेक्टर और b वेक्टर के c वेक्टर लाइज इन प्लेन ऑफ, if c vector lies in plane of a vector and b vector, then c vector must be x vector plus y vector. Okay, लिखा जा सकता है where x and y are scalars, ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से मैं लेट कर लूंगा कि जैसे कि दिया हुआ है क्वेश्चन में कि c वेक्टर a वेक्टर और b वेक्टर के टर्म के प्लेन में है, तो इसका मतलब c वेक्टर कितना होगा, x टाइम्स a वेक्टर प्लस y टाइम्स b वेक्टर होगा, and that simply implies that c vector is equal to x times a vector is 2i cap plus j minus k plus y times b vector, that is minus I plus j plus k cap. Okay, and that is nothing but I cap वाला जो टर्म है उसमें कितना आएगा, 2x minus y I cap, j cap वाला टर्म में x plus y आएगा, x plus y j cap, एंड सिमिलरली के कैप के साथ आएगा माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस एक्स प्लस वाई के कैप, दैट इज आवर सी वेक्टर, जो कि एक्स और वाई हमें अभी नहीं पता है। उस वो निकालने के लिए हमारे पास दो इंफॉर्मेशन दी हुई है, एक तो सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर है, so according to the question c is perpendicular to b and that simply implies that c vector dot b vector is 0, ये तो होना ही चाहिए। ठीक है, c वेक्टर डॉट b वेक्टर कितना होगा, 0 होगा। तो c डॉट b कैसे निकालोगे आप, b वेक्टर हमें गिवन है माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और c वेक्टर हमने निकाला है x y के टर्म में, ये रहा। तो c डॉट b जो होगा वो होगा 2x माइनस वाई इंटू माइनस 1। c डॉट b कैसे निकालते हैं, ये भी मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। ठीक है, उससे क्या होगा, 2x माइनस वाई इंटू माइनस ऑफ 1 प्लस x प्लस वाई इंटू प्लस 1 इंटू 1 प्लस माइनस एक्स प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स प्लस वाई इंटू 1, इट मस्ट बी इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा माइनस 2x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ये x से ये वाला x कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है, और हमारे पास आ रहा है कितना, माइनस 2x प्लस 3y माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि ये इक्वेशन हमें मिल गया है। दूसरा इक्वेशन हमें कहाँ से मिलने वाला है, दूसरे कंडीशन से। क्या दिया हुआ है, सी वेक्टर डॉट दिस सी वेक्टर डॉट माइनस 2y प्लस 3j माइनस k इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। तो यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सी वेक्टर हमें दिया हुआ है 2x माइनस वाई आई कैप के साथ है, तो 2x माइनस वाई इंटू माइनस ऑफ 2 प्लस x प्लस वाई इंटू 3 एक्स प्लस वाई इंटू 3, और फिर आएगा हमारे पास माइनस एक्स प्लस वाई इंटू माइनस 1 माइनस एक्स प्लस वाई इंटू माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू माइनस 1। ओके, ये कंडीशन बनने वाली है। इसको सॉल्व करते हैं, इट इज नथिंग बट माइनस 4x प्लस 2y
प्लस 3x प्लस 3y प्लस x माइनस वाई इक्वल टू माइनस ऑफ 1। मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं डायरेक्टली, कैंसल आउट होंगे टर्म्स। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे 3x प्लस x दैट इज 4x, इट इज 4x, तो ये कैंसल आउट हो गया। यहाँ से हमारे पास आने वाला है 3y प्लस 2y दैट इज 5y माइनस y दैट इज 4y इक्वल टू माइनस ऑफ 1 एंड दैट विल गिव अस y इक्वल टू माइनस 1/4। y कितना है, माइनस 1/4 निकला। और फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन इजीली से दैट 2x 3y के बराबर है। 2x कितना है, 3y के बराबर है, तो 2x इसका मतलब क्या होगा, 3 इंटू माइनस 1/4 दैट इज माइनस 3/4, सो x इक्वल टू माइनस 3/8। ओके, x क्या है, माइनस 3/8 है। ये हटा देता हूँ क्योंकि इसका काम तो हो चुका है। तो सी वेक्टर निकालना था हमें, तो सी वेक्टर जो होगा वो कितना होगा, अब यहाँ पे आ जाते हैं क्योंकि सी वेक्टर हमें पता है इतना है, तो सी वेक्टर हो जाएगा हमारा पास 2x माइनस वाई आई कैप दैट इज 2 इंटू माइनस 3/8 दैट इज नथिंग बट माइनस 3/4 माइनस 1/4 दैट इज प्लस 1/4 आई कैप प्लस x प्लस y दैट इज माइनस 3/8 माइनस 1/4 j कैप प्लस माइनस x दैट इज 3/8 and y is minus 1/4 k कैप। सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज माइनस 3/4 प्लस 1/4 दैट इज माइनस 3 प्लस 1 दैट इज माइनस 2/4 एंड दैट इज माइनस 1/2 आई कैप माइनस 3/8 माइनस 1/4। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका माइनस 5/8। ओके, माइनस 5/8 जी कैप and this is 3/8 minus 1/4 and that is nothing but 1/8। ठीक है, so the answer is C वेक्टर कितना निकला है, इतना आ गया, माइनस 1/2 आई कैप माइनस 5/8 जे कैप प्लस 1/8 के कैप। ठीक है, माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाने वाला है, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस 1/2 आई कैप माइनस 5/8 जे कैप प्लस 1/8 के कैप होगा सी वेक्टर। क्लियर। तो इस तरीके से इस टाइप का जो प्रॉब्लम है जिसमें ऐसा कुछ दे करके रखा होता है वो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, द क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिए, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सी सच दैट फॉर ऑल रियल एक्स द वेक्टर cx I cap minus 6j cap plus 3k cap and xi cap plus 2j cap plus 2cx k cap make an obtuse angle with each other। तो यहाँ पे बोला गया है कि c की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, जिसके लिए ये हर x की वैल्यू, तो x यहाँ पे कोई भी नंबर हो, ये पूरा का पूरा जो दोनों वेक्टर गिवन है वो आपस में कितना ऑब्ट्यूज एंगल बनाए। तो जैसे इसका सॉल्यूशन करते हैं तो लेट कर लेते हैं, इसको ए वेक्टर लेट कर लेते हैं, दैट इज सी एक्स आई कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर जो है उसको लेट कर लेते हैं एक्स आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2cx k कैप। ओके, सिंस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मेक एंगल ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, तो सिंपली इंप्लाई दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मस्ट बी लेस देन 0। ठीक है, so that is cx into x, that is cx square minus 6 into 2 that is minus 12 plus 3 into 2cx that is 6cx less than 0 and that is cx square minus 12 plus cx 6cx minus 12 less than 0। अब बोला क्या गया है क्वेश्चन में कि c की वैल्यू फाइंड आउट करो जिसके लिए x हमेशा रियल हो और इनके बीच में हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल बने, दैट मींस इसकी वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन दैट इज पॉसिबल। वी कैन इजीली से दैट इफ दिस वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द रियल नंबर, then we can easily say that this two vector
having the angle obtuse for any value of x, for any real values of x. Okay, so we have to solve it. तो इसका कंडीशन क्या होता है, ये लेस देन जीरो कब होगा, तो ये यदि आपका एक्स स्क्वायर में देख रहे हैं आप, एक्स में ये क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू लेस देन जीरो है। और जैसे कि हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में पढ़ते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा नेगेटिव हो फॉर ऑल रियल नंबर, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज लाइक दिस। और ये कब होता है, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो निगेटिव हो, लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का जो फंक्शन है उसमें ए यदि निगेटिव हो और डी भी निगेटिव हो, तब ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड पैराबोला एंड बिलो द एक्स एक्सिस होता है। और उस कंडीशन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की जो वैल्यूज होती है वो ऑलवेज क्या होती है, एक्स एक्सिस के नीचे होने के चलते निगेटिव रहता है, लेस देन जीरो रहता है ना, एक्स एक्सिस के नीचे है। तो इसका मतलब है कि ये तभी हो सकता है यदि इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन c is negative and the discriminant d is also negative। ओके, तो c नेगेटिव है और d भी नेगेटिव है। और d कितना होता है इसका, c तो नेगेटिव है, चलिए ये तो फिक्स हो गया। d नेगेटिव मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बोलते हैं उसको हम, तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो होना चाहिए। b कितना है इसमें, b इज 6c, तो इट इज 6c होल स्क्वायर माइनस 4a कितना है इसमें, c के बराबर ही है, ठीक है। और कैपिटल c लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, कोशिश करिए कि यहाँ पर सी आ गया था इसलिए मैंने सबको कैपिटल ले लिया जिससे कंफ्यूजन ना हो। एंड इसके लिए सी का वैल्यू माइनस ऑफ 12 है, इट इज माइनस ऑफ 12 लेस देन जीरो, इट इज 36c स्क्वायर प्लस 48c लेस देन जीरो। यहाँ से आप जो है वो ऑब्वियस सी बात है 4c यहाँ से, सॉरी 12c यहाँ से आप डायरेक्टली कॉमन ले सकते हैं, तो 12c दैट इज 3c प्लस 4 लेस देन जीरो। ओके, एंड दैट विल गिव अस c इनटू ये 3 भी यदि हम कॉमन ले लें यहाँ पे, ठीक है, 36 लिख दें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कितना आपका c टाइम्स c प्लस 4/3 लेस देन जीरो, and that is c times c plus 4/3 less than 0। इसका क्या करेंगे हम, साइन स्क्रीन बनाएंगे, माइनस 4/3 एंड दूसरा 0 पे 0 होगा, ठीक है। और आप जब बनाओगे तो 4 प्लस माइनस प्लस यही रहेगा इसका साइन स्क्रीन। तो c इंटू सी प्लस 4/3 निगेटिव कहाँ हो रहा है, जब c की वैल्यू माइनस 4/3 टू 0, इम्प्लाइज दैट c मस्ट बिलोंग्स टू माइनस 4/3 टू 0। ओके, इसमें होना चाहिए, तो इसका मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। लेकिन एक और जो कंडीशन हमें चेक करनी चाहिए, क्योंकि यदि आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे c का वैल्यू लेस देन जीरो हमने लिया हुआ है, इसलिए लिया है क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, और इसमें ये पूरा c का वैल्यू जीरो तो हो नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे c जीरो भी हो सकता है, क्योंकि ये जो वेक्टर का कंडीशन है यहाँ पे, जिसको तो हमने a डॉट b निकाला तब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ रहा है जिसमें कि हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की कंडीशन लगाई है यहाँ पे। लेकिन c यदि जीरो होगा, c का वैल्यू यदि जीरो होगा, देखिए यहाँ पे c इक्वल टू जीरो ले रहे हैं हम यदि, ठीक है, तो उस कंडीशन में इसका वैल्यू कितना आएगा, -12 आएगा, जो कि लेस देन जीरो रहेगा। तो c इक्वल टू जीरो पे भी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निगेटिव हो जा रही है ना, दैट मींस a डॉट b निगेटिव रहेगा तब जब c का वैल्यू जीरो हो। तो इसलिए आंसर जब हम लिखेंगे तो हम जीरो को इंक्लूड करेंगे, दैट मींस c मस्ट बिलोंग्स टू, द आंसर इज c बिलोंगिंग टू -4/3 to 0, where 0 is included। Okay, the next problem is, in any triangle ABC, prove that cos of c is equal to a square plus b square minus c square divided by 2ab। ठीक है, ये एंगल और जो साइड्स होते हैं ट्राइंगल में उनमें आपस में एक रिलेशन है जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है कि कोई भी यदि ट्राइंगल जो कि ए बी सी ट्राइंगल है, सपोज दिस इज ए बी सी ट्राइंगल, ओके, तो यहाँ पे cos ऑफ c जो होगा, cos ऑफ c दैट इज नथिंग बट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab है। ठीक है, तो ये हम ए बी वेक्टर ले लेते हैं, ये बी सी वेक्टर और ये है हमारा ए सी वेक्टर। क्लियर?
तो जैसा कि हम जानते हैं कि ट्राइंगल में क्या होता है, और ये एंगल जो है वो एंगल सी है, ठीक है, इसको हम एंगल सी कहेंगे, कॉस सी, मतलब ये वाला एंगल की बात हो रही है। तो जैसा कि हम जानते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, यू नो दिस फैक्ट दैट ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इज इक्वल टू ए सी वैक्टर, ऐसा होता है, ठीक है। एक्चुअली जो एंगल इंक्लूड करना है वो सी वाला इंक्लूड करना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और वो किन दो वेक्टर्स के बीच में बन रहा है, बीसी वेक्टर और एसी वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो कितना बन रहा है, हमारा एंगल सी बन रहा है, ठीक है। आप यदि देखेंगे तो इन दोनों का टर्मिनल पॉइंट एसी का और बीसी वेक्टर का जो टर्मिनल पॉइंट है वो सी पे मिल रहा है, तो सी एंगल किन के बीच में बन रहा है, एसी वेक्टर और बीसी वेक्टर को। तो इसीलिए मैं बीसी वेक्टर को उस तरफ लेकर के चला जाता हूं, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इसका मतलब हो गया कि ए बी वेक्टर जो है वो कितना होगा, एसी वेक्टर माइनस ऑफ बीसी वेक्टर, क्लियर, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक। और इसलिए हम ये भी लिख सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर जो होगा वो इक्वल टू होगा मॉडुलस ऑफ ए सी माइनस बी सी वैक्टर के। और जैसा कि ये यदि होगा तो इसका मतलब है कि ए बी वैक्टर का जो मॉडुलस का होल स्क्वायर होगा वो इक्वल टू होगा मॉडुलस ऑफ ए सी वैक्टर माइनस बी सी वैक्टर होल स्क्वायर के, क्लियर। स्क्वायरिंग बोथ साइड, मैग्नीट्यूड ही है दोनों, उनको हम नंबर्स हैं तो स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर स्क्वायर। तो ए बी वेक्टर जो है वो ऑब्वियस सी बात है कि ये सी के सामने वाला साइड है ट्राइंगल में, तो ये स्मॉल सी होगा। लेंथ यदि हम बात करें, मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर का जो लेंथ होगा उसको हम सी कहते हैं, स्मॉल सी। ए के सामने वाला जो साइड है दैट इज मॉडुलस ऑफ बी सी वेक्टर कितना होगा, जिसको हम ए से डिनोट करेंगे, इस लेंथ को, ठीक है, वेक्टर को नहीं, लेंथ को, बी से लेके सी तक का लेंथ। और ए सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज लेंथ ऑफ ए सी, दैट इज नथिंग बट बी। ये ट्राइंगल में एक कन्वेंशन है प्लेट करने का, ठीक है। लाइक ए के सामने वाले जो साइड है उनका लेंथ ए, बी एंगल के सामने वाले साइड का लेंथ को बी, और कैपिटल सी जो एंगल है उसके सामने वाला जो साइड है उसका लेंथ को सी। दैट मीन्स दिस इज द लेंथ, ये लेंथ, और इस लेंथ की हम बात कर रहे हैं, ठीक। तो ये एक हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। इससे ये होगा कि ए बी वेक्टर इज नथिंग बट सी, सो सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं ए सी माइनस बी सी वेक्टर डॉट ए सी माइनस बी सी वेक्टर। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो हमें ये पता होना चाहिए कि मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर इज नथिंग बट ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्लियर, ये फॉर्मूला है। तो मॉडुलस ऑफ ए सी वेक्टर माइनस बी सी वेक्टर होल स्क्वायर इज नथिंग बट ए सी माइनस बी सी डॉट ए सी माइनस बी सी लिख सकते हैं। एंड दिस इज इक्वल टू ए सी डॉट ए सी वेक्टर डॉट ए सी वेक्टर माइनस ए सी डॉट बी सी वेक्टर माइनस बी सी डॉट ए सी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर, ओके। है कि इसका मतलब ये हो गया कि सी स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर डॉट ए सी वेक्टर, दैट इज ए सी वेक्टर स्क्वायर इज मॉडुलस ऑफ ए सी वेक्टर स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी सी वेक्टर स्क्वायर, दैट इज बी सी डॉट बी सी इज मॉडुलस ऑफ बी सी वेक्टर स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए सी डॉट बी सी। क्योंकि वेक्टर में जो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है, ए सी डॉट बी सी एंड बी सी डॉट ए सी बोथ आर सेम, तो बी सी डॉट ए सी जो होगा यहाँ उसको मैं ए सी डॉट बी सी लिख सकता हूँ, और इसलिए ये यहाँ पे लिखा जा सकता है। इससे होने क्या वाला है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए सी दैट इज बी, ओके, स्क्वायर, बी तो ये हो गया इसका स्क्वायर, प्लस बी सी उसका क्या है ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए सी डॉट बी सी, दैट इज नथिंग बट मॉडुलस ऑफ ए सी वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी सी वेक्टर, और इनके बीच में एंगल, ठीक है। तो इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, ए सी वेक्टर और बी सी वेक्टर, ए सी वेक्टर ये रहा और बी सी वेक्टर ये रहा, ठीक है। इन दोनों के बीच में एंगल जो बन रहा है वो सी ही बन रहा है। क्यों? क्योंकि टर्मिनल्स के बीच में वेक्टर का जो
एरो का साइन होता है, उनके बीच में जो एंगल होता है उसी को हम एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कहते हैं, या इनिशियल साइड के बीच में जो एंगल बनेगा। तो इसको आगे बढ़ाओगे आप और इसको आगे बढ़ाओगे तो इन दोनों वेक्टर्स का ये इनिशियल साइड हो गया, और फिर ये एंगल सी है तो ये एंगल को भी हम सी कहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों वेक्टर्स में कितना एंगल बन रहा है, सी एंगल बन रहा है, क्लियर। सो दैट इज कॉस ऑफ सी। एंड जैसा कि हमें पता है कि ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, दैट इज बी, bc दैट इज a, दैट इज 2ab हो जाएगा ये 2ab cos ऑफ c। इसको लिख लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 2ab cos c, 2ab cos ऑफ c इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ c स्क्वायर लिखा जा सकता है। इसको हमने लेफ्ट साइड ले आया और इधर वाले को राइट साइड लेके चले गए, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, cos ऑफ c इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab, ठीक है। जिस तरीके से मैंने ये प्रूफ किया है उसी तरीके से बाकी एंगल्स के लिए भी हम ऐसा ही फॉर्मूला प्रूफ कर सकते हैं। cos a जो होता है वो होता है हमारे पास b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। सेम पैटर्न में देखोगे तो यहाँ एंगल c है तो c स्क्वायर माइनस हो रहा है और नीचे ab रहेगा, है ना, यहाँ bc रहेगा। और cos ऑफ b जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac, क्लियर। तो ये तीन फॉर्मूले हैं जो कि प्रॉपर्टीज है ट्राइंगल्स के। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, ठीक है ना। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी वेक्टर जो है ना उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ए वेक्टर है इसको हम लिख सकते हैं a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, मान लीजिए इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर। तो यदि हम a वेक्टर डॉट i कैप करें, a वेक्टर डॉट i कैप दैट इज नथिंग बट a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप डॉट i कैप, ओके, एंड दैट इज नथिंग बट a1 i कैप डॉट i कैप। तो ये a1 आएगा, a1 i कैप डॉट i कैप इज 1, a2 j कैप डॉट i कैप दैट इज 0 हो जाएगा और a3 k कैप डॉट i कैप भी 0 हो जाएगा, तो a1 आएगा। तो a वेक्टर का x एक्सिस पे प्रोजेक्शन कितना होता है, a1 होता है, एंड दैट इज द कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर ऑन x एक्सिस। यदि हम 3D ज्योमेट्री की बात करें तो x एक्सिस, y एक्सिस और ये यदि z एक्सिस है और ये कोई वेक्टर है, मान लीजिए पॉइंट P है और ये पोजीशन वेक्टर इसका a वेक्टर है, ठीक है। ये जो OP होगा इसका प्रोजेक्शन लाइक ये सपोज a1 है तो ये कैसे निकलेगा, a वेक्टर डॉट i कैप से, ठीक है ना। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन एनी अनदर वेक्टर इज नथिंग बट a वेक्टर डॉट दूसरा जो वेक्टर है उसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर, ठीक है, उसके साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं। सो a वेक्टर डॉट i कैप इज नथिंग बट द प्रोजेक्शन, a1 इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन x एक्सिस। सिमिलरली a वेक्टर डॉट j कैप करोगे तो a2 आएगा एंड दैट इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन y एक्सिस, क्योंकि y एक्सिस के अलॉन्ग ही यूनिट वेक्टर होता है j कैप, इसके अलॉन्ग i कैप। एंड सिमिलरली a वेक्टर डॉट k कैप करेंगे तो a3 आएगा एंड दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन z एक्सिस, क्लियर। तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी वेक्टर a वेक्टर को, और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी हो जाती है, a वेक्टर कैन बी रिटन एज a वेक्टर डॉट i कैप, ओके, प्लस a वेक्टर डॉट j कैप प्लस a वेक्टर डॉट k कैप, जहां पे ये क्या है, प्रोजेक्शन है x एक्सिस के अलॉन्ग, y एक्सिस के अलॉन्ग और z एक्सिस के अलॉन्ग, और ये x एक्सिस पे कंपोनेंट है, ये y एक्सिस पे कंपोनेंट है और ये z एक्सिस पे कंपोनेंट है। तो किसी भी जो हमारा वेक्टर है ना, OP वेक्टर है जैसे, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, OP वेक्टर का जो x एक्सिस पे कंपोनेंट है प्लस OP वेक्टर का y एक्सिस पे जो कंपोनेंट है प्लस OP वेक्टर का जो z एक्सिस पे कंपोनेंट है, और उस कंपोनेंट को हम स्केलर प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। a वेक्टर डॉट i कैप
आई कैप, है ना। तो ये स्केलर क्वांटिटी है, ये हमें क्या देता है, ए वेक्टर का एक्स एक्सिस पे जो हमने परपेंडिकुलर पुट किया है एक्स एक्सिस के ऊपर ओपी की पॉइंट से उसका ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे ओपी है, उसकी ओपी का बाकी भी किसी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करें, यदि हम ओरिजिन से नहीं दूसरे किसी पॉइंट से यदि उसको इनिशियल पॉइंट है उसका, तो भी हम उसका प्रोजेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं एक्स एक्सिस पे, और उसी की तरीके से उस वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि किसी भी वेक्टर, ये वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट